इसकी भी रिकॉर्डिंग करके भेजेंगे कि हम बातें भी करते हैं क्लास के अंदर। चलो। अच्छा, ऐसा है क्या? अच्छा। हाँ, ऐसा करना चाहिए ना, तब सबको पता रहता है। अच्छा चलो, ये मैं बता रही थी कि ये जो पोजीशंस है ना, हम क्यों पढ़ रहे हैं। ये पोजीशन पढ़ने का एक या दो जरूरी चीजें हैं जिसके लिए हम ये पोजीशन पढ़ते हैं। एक तो ये कि हमें ये पता रहे कि हमारी बॉडी की जो अलाइनमेंट है वो हम किस तरीके से मैनेज करके रखते हैं। और दूसरा ये कि जब भी हम किसी को कोई एक्सरसाइज या कुछ भी चीज बताते हैं या कोई भी एक्टिविटी करने को उसको बोलते हैं ना, तो एक ऐसी पोजीशन जरूर होती है, इन 5 पोजीशंस जो ये फंडामेंटल पोजीशन है, इनसे वो क्रिएट होती है। 5 बेसिक कंडीशंस आपकी, मतलब 5 बेसिक पोजीशंस अभी आपको बताएंगे। वो पांचों की पांचों जो बेसिक पोजीशन है उन्हीं से डिराइव होती है, मतलब उन्हीं से निकल के आपकी दूसरी एक्सरसाइज बनती है। लेकिन वो नई तरीके की एक्सरसाइज होती है, उसमें आप अलग चीज अडेप्ट कर सकते हो। तो ये 5 जो आपको बेसलाइन जो पोजीशंस है, ये पता होनी चाहिए कि ये पांचों बेसलाइन पोजीशन है। इनसे डिराइव होके ये पोजीशंस निकलती हैं, आगे जाके आप इनको डिराइव पोजीशंस बोल देते हो। ये पोजीशंस आपको काम कहाँ आती है, जब आप कभी किसी को स्टैटिक एक्सरसाइज के लिए बोलो, कभी आप किसी को देखो कि इसकी ये जो बेसिक पोजीशन है ये नहीं बन पा रही है, तो इसका मतलब उसको 5 फंडामेंटल पोजीशन अगर किसी सबकी बन जाती है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा गहरी दिक्कत नहीं है, इस बंदे की ये पांचों फंडामेंटल पोजीशन बन रही है। लेकिन अगर कोई और नहीं बन रही है जो उससे डिराइव्ड है, तो उसको हम पैदा कर सकते हैं, मतलब उसको हम रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्हीं पांचों में से कोई एक बेसिक पोजीशन नहीं बन पा रही है, तो दैट मीन देयर इज अ ट्रबल। तो यहाँ पे आज हम लोग उसी के बारे में देखने वाले हैं कि वो कौन कौन सी पोजीशंस होती है जिनके लिए हम लोग मेहनत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास पे आता है कि स्टार्टिंग पोजीशन होती क्या चीज है। द पोजीशन विच इज अडॉप्टेड बाय द पेशेंट ऑन an individual to perform the exercise or the movement to gain relaxation and stabilize the body is called starting position। क्या क्या मतलब है कि स्टार्टिंग पोजीशन जो चीज है वो एक ऐसी पोजीशन है जो बंदा एक्वायर करता है अपने लिए, ताकि वो उस सिचुएशन में आने के बाद में वो कोई एक्सरसाइज कर सके, जिससे वो अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सके, अपने आप को स्टेबलाइज या ज्यादा मजबूत फील कर सके। तो वो आपकी स्टार्टिंग पोजीशन होती है। To perform a movement or exercise, the person should adopt one stable position। हमें हमेशा कभी भी कोई भी एक्सरसाइज करना रहता है तो एक स्टेबल पोजीशन तो हमें लेनी ही पड़ती है। उस स्टेबल पोजीशन के बाद में हम अपना हाथ इधर हिलाएं, पैर उधर ले जाएं, सिर उधर ले जाएं, बाकी का एक्सरसाइज हम उसमें कर सकते हैं, मतलब मॉडिफिकेशन हम उसमें कर सकते हैं। लेकिन एक बेसिक पोजीशन तो हमें ऑप्ट करनी ही पड़ती है, ताकि उसके बाद में हम उसमें चेंजेस लाके अपनी डिजायरेबल चीज कर सकें। एवरी मूवमेंट बिगिन इन द पोस्चर एंड एंड इन द पोस्चर। हर एक जो मूवमेंट है वो किसी एक पोस्चर से शुरू होकर किसी एक पोस्चर पर ही खत्म होती है। मतलब ये कि एक चीज तो ऐसी एक सिचुएशन या एक स्टेबल पोजीशन तो आपको लेनी ही पड़ेगी, जिससे आप मूवमेंट स्टार्ट भी कर सको और जिस पर आपको मूवमेंट खत्म भी कर सको। इट इज एप्लीकेबल फॉर द डे टू डे एक्टिविटीज। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आती रहती है, पता भी नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग बैड कॉफी। अब आपने सोचा कि आपको बेड पर ही कॉफी मिल जाए, जैसे अभी सुबह सुबह कई बच्चे सोच रहे होंगे कि काश हमको अभी अभी चाय मिल जाए। तो जब आप बेड पर ही अपना कॉफी या चाय मांग ले रहे हैं, तो आप देखोगे कि द पर्सन हैज टू कम आउट ऑफ लाइंग पोस्चर टू अटेन द सिटिंग पोस्चर फॉर ड्रिंकिंग द कप ऑफ टी। अब पहले आप लाइंग पोस्चर में थे, मतलब सोने वाले पोस्चर में थे, और सोने के पोस्चर से आप बैठने के पोस्चर पे आ गए। आपने क्या करा, एक पोस्चर से दूसरा पोस्चर लिया। अब दूसरा पोस्चर लेने के बाद में आपको क्या मिला कि दूसरा पोस्चर आपने अब ले चुके हो, तो अब दूसरे पोस्चर के अंदर आप इसी में मेंटेन करके आप अपना चाय या कॉफी पी सकते हैं। अगर इतना काम आप कर सकते हैं, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन को आप चेंज कर सकते हो, तो इट इज गुड फॉर यू कि आपने इतना काम कर लिया है। उसके बाद में आपके पास में आता है, और ये चीज, ये आप पोजीशन या पोस्चर आपने चेंज भी कर लिया और आपको पता भी नहीं चला कि कब आप स्लीपिंग से सिटिंग के अंदर आके बैठकर तो आपका पोस्चर चेंज हो गया और आपने ये काम भी कर लिया। So every activity which we do in our day-to-day life also start in one posture and end in some other posture या फिर same posture. There are 5 fundamental positions are found by which all positions are derived. You are no longer presenting. किसने टेक ओवर किया भाई?
तो आप लोगों की जो पोजीशन होती है, आप किसी एक पोजीशन से अपना काम स्टार्ट करते हो और दूसरी पोजीशन पे खत्म कर सकते हो, या फिर एक पोजीशन से स्टार्ट करते हो उसी पोजीशन पे आप खत्म कर देते हो। ये डिपेंड करता है वर्क टू वर्क कि आपने क्या काम करा था, कैसा काम करा था। वो डे टू डे लाइफ के अंदर आप ऐसे बहुत सारे चेंजेस करते ही रहते हो जिसके बारे में कई बार आपको खुद को ही अवेयर नहीं होते हो कि आपने ऐसा चेंज किया है। अभी आपके पास में 5 फंडामेंटल पोजीशन है जिनसे ये सारी पोजीशंस जो है वो डिराइव होती है, मतलब निकलती है। Whatever position we adopt for the exercise or movement, it is the position which alter from the 5 fundamental position. अभी ये 5 ही positions है जिनसे derived position निकलती है। पांचों fundamental position कौन सी है? Standing, मनीष सैनी। बेटा मेरी प्रेजेंटेशन को टेक ओवर मत करो, मैं पढ़ा रही हूँ और डिस्टर्ब होता है इससे, तो चलने दो जो चल रहा है। आप अपना मतलब आपको अगर कुछ कहना हो तो वैसे अनम्यूट करके बोल सकते हो, पर ऐसे प्रेजेंटेशन टेक ओवर मत करो। ओके मनीष। तो ये पांचों पोजीशंस जो है आपके पास में, फर्स्टली स्टैंडिंग यानी कि सीधा खड़ा होना, दूसरा सिटिंग यानी कि बैठना, लाइंग यानी कि लेट जाना, नीलिंग घुटनों के बल बैठना, हैंगिंग जैसे आप लटकते हैं, कभी किसी गार्डन में लटकने जाते हैं, वो लटकने की पोजीशन। ये पांचों फंडामेंटल पोजीशन है, इन्हीं पोजीशन से आपकी बाकी की सारी पोजीशन जो है वो निकल कर आती है, लेकिन ये बेसलाइन 5 पोजीशन आनी ही आनी चाहिए। अब है डिराइव्ड पोजीशन, क्या चीज होता है? दीज आर द पोजीशन विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशंस। ये वो पोजीशंस होती हैं जो स्टार्टिंग पोजीशन से स्टार्ट होती है, from the 5 fundamental position and depend on the patient's convenient as well as therapist convenient, and the position are altered to perform an activity. इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि आपने एक भी कोई भी एक स्टार्टिंग पोजीशन लिया, उससे आपने कोई और पोजीशन बना लिया। अब बनाने के बाद में आप उससे कोई भी एक एक्सरसाइज या कोई भी एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप उसको कैरी ऑन कर सकते हो। लेकिन आपकी स्टार्टिंग पोजीशन जो होगी वो आपको स्टेबलाइज करेगी, जिससे कि आप अपना कोई भी डिराइव पोजीशन ले सकते हो। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप जनरली अभी आप देखा जाए तो मैं सिटिंग पोजीशन में हूँ, सिटिंग हूँ, ठीक है। अभी अगर मान लो मेरे को कोई एक्सरसाइज करना था, से फॉर मुझे नेक आइसोमेट्रिक करना था, तो सिटिंग के अंदर मैंने पहले अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया, देन आई स्टार्टेड डूइंग नेक आइसोमेट्रिक। या फिर अगर मुझे कोई और एक्सरसाइज करना है, कुछ भी करना है, वट एवर आई वॉन्ट टू डू, मैंने क्या किया, स्टार्टिंग पोजिशन मेरा स्टार्ट किया कि मैं सिटिंग में कर रही हूँ। ऐसे ही अगर मान लो मैं खड़े होके बोलूँ कि मेरे को क्या करना है, नी फ्लेक्स वाली एक्सरसाइज करना है, मतलब घुटना मोड़ने वाली एक्सरसाइज करना है, तो फिर मैं बोलूंगी मैं स्टैंडिंग में आ रही हूँ। अब स्टैंडिंग में आके मैं अपना बेस बना लूंगी कि हाँ मैं स्टैंडिंग में हूँ और मेरा सारा वेट जो है ट्रांसमिशन सही से हो रहा है, ओके। तो अभी मैं फर्दर जा सकती हूँ कि मैं अब एक पैर ऊपर उठाऊँ, एक पैर नीचे उठाऊँ, या कुछ भी करूँ, वो मूवमेंट मैं कर सकती हूँ। लेकिन एक पोजीशन तो मुझे एक्वायर करना ही पड़ेगा जिससे कि मैं उस पोजीशन को या उस काम को स्टार्ट कर सकूँ। ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन और डिराइव पोजीशन होती है। अब इनका यूजेस क्या है, किस लिए हम इनका यूज करते हैं? आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, बॉडी को रिलैक्सेशन देने के लिए, कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज करने के लिए, या फिर आप मसल वर्क को कम करना चाहते हैं, या आप लोकलाइज करना चाहते हैं किसी एक्टिविटी को, इन सब कामों के लिए आप इनका यूज कर सकते हैं। These derived position may be useful for our daily activities or to perform an exercise. आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में ये काम आती है डिराइव्ड पोजीशन, और अगर आपको कोई एक्सरसाइज भी करनी है तब भी ये चीज काम आती है। एंड द चैप्टर इलैबोरेटली एक्सप्लेन अबाउट द पोजीशन। इस चैप्टर के अंदर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, हम सिर्फ पोजीशंस और उनके बारे में ही बात करेंगे, विच इज हेल्पफुल फॉर एन एक्सरसाइज एंड फॉर द डे टू डे एक्टिविटीज विद द रिलेवेंट एग्जाम्पल, ताकि हमें पता चले कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम कैसे कैसे इन पोजीशंस का यूज करते हैं और कैसे हम इनका एग्जाम्पल बनाकर लेके आते हैं। And the muscle work for a particular derived position is not explained in the chapter instead of that movement which occur in the particular position and are mentioned. इस चैप्टर के अंदर आप लोग देखोगे कि यहाँ पे हम लोग ज्यादा बात पोजीशन की और मूवमेंट की करेंगे, लेकिन मसल वर्क की बात नहीं करेंगे। मतलब ना तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर ये वाली मसल स्ट्रेच हो गई है, या ये वाली मसल फ्लेक्स हो गई है, या ये वाली मसल जो एक्सटेंड हो गई है, हमने उसके बारे में बात ही नहीं करनी। हमारी जो बात चल रही है वो टोटली इस पे चलेगी कि मूवमेंट क्या हो रही है, कैसे
जो पर्सन है उसने एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन एक्वायर किया, या इस पोजीशन से उसने कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म कर दिया, ऐसे मूवमेंट पे बातें चलती जाएंगी। लेकिन हम मसल वर्क पे कम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि मसल वर्क के बारे में हम किसी और टॉपिक के अंदर बात करेंगे। तो शुभ मुहूर्त है आज विश्वकर्मा का, तो हम लोग पहले पोजीशन स्टार्ट करते हैं, जो हमारी फंडामेंटल पोजीशन है स्टैंडिंग, यानी कि खड़े होना। और ये पोजीशन हर एक बंदा लेता ही लेता है। ये पोजीशन कोई भी आपकी क्लास में ऐसा नहीं होगा जो स्टैंडिंग में ना आए। इसका क्या इंट्रोडक्शन है? द होल बॉडी इज सपोर्टेड और अलाइंड बाय द स्मॉलर बेस। आपका पैरों का जो बेस होता है वो छोटा है, उसके ऊपर आपका पूरा बॉडी वेट खड़ा रहता है। सो दैट दिस पोजीशन इज मोस्ट डिफिकल्ट टू अडॉप्ट फॉर द लॉन्गर टाइम। अब ये पोजीशन जो है ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि जैसे जितना ज्यादा आपका बेस छोटा होगा उतना ही आपको जो अपने आप को अलाइन करने के लिए पावर लगानी पड़ेगी वो ज्यादा लगानी पड़ेगी। इसलिए आप ये देखोगे कि आपको खड़ा होना है अगर, तो आप बहुत लंबे टाइम तक खड़े नहीं हो सकते, मतलब 10 घंटे तक कोई खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी को लेटाना है तो उसका बेस बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। अब जितना उसकी बॉडी लेटी हुई है उतना उसका बेस हो गया, और उसको जितना ज्यादा आपका बेस होगा उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। अब उसको लेटने के लिए बोलो, वो बंदा 10 घंटे तक लेटा रह सकता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे हम रात को सोते हैं 8 या 10 घंटे आराम से सो जाते हैं, तो स्टैंडिंग में वही आपको बोले कि आपको 8 घंटे 10 घंटे तक खड़े रहना है, तो फिर मम्मी याद आ जाती है कि नहीं इतना घंटा तो नहीं खड़े रह सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि हमारा बेस ऑफ सपोर्ट जो है वो छोटा है। अब there will be a lot of coordinated muscle activity to maintain this posture. आपको इस पोस्चर को मेंटेन करने के लिए कई सारी मसल को एक्टिव होना पड़ेगा। ये जो डायग्राम है इसकी उस पे मत जाओ, लेकिन ये देखो कि ये स्टैंडिंग में है, ये उसका सिर है, ये उसका चेस्ट और थोरैक्स और एब्डोमेन है, ये पेल्विक रीजन है, ये यहाँ से उसके पैर है। तो ये उसका स्टैंडिंग पोजीशन है। इस पोजीशन के अंदर क्या है? फुट इज प्लेस्ड टुगेदर एंड टोज प्लेस्ड स्लाइटली अपार्ट। पैर जो है वो पास पास में रखे हुए हैं, और जो पैरों की उंगलियां हैं वो थोड़ा थोड़ा दूर है। नी आर एक्सटेंडेड, घुटना एकदम सीधा है, एंड अलाइन स्ट्रेट। हिप इन न्यूट्रल पोजीशन, हिप की जो पोजीशन है वो न्यूट्रल है, स्लाइटली लेटरल रोटेटेड है। हमेशा आप देखोगे कि फीमेल के अंदर जो आपका पेल्विक है वो थोड़ा सा ज्यादा रोटेटेड रहता है आगे की तरफ, नियरली 15 डिग्री तक, और मेल के अंदर थोड़ा कम रहता है, नियरली 5 to 7 डिग्री तक। इतना ही जो आपका हिप का रोटेशन रहता है वो रहता है, मतलब नॉर्मली ये नॉर्मल है, ये इतना रहता है। स्पाइन जो है आपकी यानी कि रीढ़ की हड्डी है वो इरेक्ट है, एकदम सीधा खड़ी है। शोल्डर जो है आपके अडक्टेड है और स्लाइटली रिट्रैक्टेड है। जब हम सीधा खड़े होते हैं, हमारे हाथ साथ में हैंग कर रहे होते हैं, तो हमारे जो शोल्डर है वो आगे की तरफ ना आके थोड़ा सा पीछे की तरफ रहते हैं। इस तरीके से हमारा शोल्डर का पोजीशन रहता है। अपर लिम जो है हैंगिंग क्लोजली टू द बॉडी, आपके शरीर के साथ साथ आपके हाथ लटके हुए रहते हैं। गर्दन आपकी स्ट्रेट रहती है, अलाइन स्ट्रेट रहती है। आईज जो है वो सामने की तरफ देखती है, लुक फॉरवर्ड। ये आपका पोस्चर बन जाता है, जो पोजीशन बन जाती है कि आपको ये पोजीशन एक्वायर करने में आप इसे स्टैंडिंग पोजीशन बोलेंगे। अब स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर कौन कौन सी मसल्स हैं जो काम कर रही है, कि इस पोजीशन को बना के रखने के लिए कौन कौन से मसल्स काम कर रही है। सबसे पहली है फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स ऑफ नेक मसल्स काउंटरएक्ट एंड अलाइन द नेक इन स्ट्रेट पोजीशन। सबसे पहले तो मैं सीधा सामने देख रही हूँ, तो मेरी गर्दन की जो मसल है फ्लेक्सर है, एक्सटेंसर्स है, वो दोनों काम कर रही है ताकि गर्दन मेरी न्यूट्रल पोजीशन में रहे। अगर एक भी ज्यादा काम या कम काम करेगी, मान लो फ्लेक्सर्स ने काम नहीं किया, तो मेरी गर्दन जो कि वो पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड हो जाएगी, तो पीछे पड़ी पड़ी गर्दन तो मेरी स्ट्रेट स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं आ पाऊंगी मैं। इसलिए दोनों को काम करना पड़ेगा, और दोनों मसल जब काम करेंगी तो ही मैं एक स्ट्रेट लाइन पोजीशन को एक्वायर कर सकती हूँ। फिर है ई वर्टर्स ऑफ मैंडिबल क्लोजेस द माउथ। ये जो मेरे ई वर्टर्स है माउथ के, वो मेरे मैंडिबल यानी जबड़े को बंद करके रखते हैं। अगर इसको ढीला छोड़ देंगे तो मेरा मुंह ऐसे खुला रह जाएगा। ऐसा नहीं होता है अगर हम लोग स्टैंडिंग पोजीशन में एकदम फिट एंड फाइन खड़े हैं, तो मेरा मुंह हमेशा ऐसे बंद हो जाएगा, क्योंकि मेरा मैंडिबल काम कर रहा है। फिर है रिट्रैक्टर एंड एडक्टर्स ऑफ द शोल्डर, यानी कि शोल्डर के जो रिट्रैक्टर और एडक्टर है, कीप इट इन एडक्टेड एंड स्लाइटली रिट्रैक्टेड पोजीशन। रिट्रैक्टेड यानी कि थोड़ा सा पीछे की तरफ, और एकदम सीधा जो बॉडी के चिपका हुआ पोजीशन आती है, वो शोल्डर हमारे एक्वायर करके रखते हैं।
नॉर्मली आर्म्स आर रिलैक्स्ड, हमारे हाथ एकदम रिलैक्स पोजीशन में रहते हैं। सम टाइम मसल वर्क इज मिनिमल और नील, ऐसे में आप ये मान सकते हो कि हाथों में कोई भी ज्यादा काम नहीं हो रहा है, तो वो एकदम रिलैक्स है, वहां पे मसल का कोई काम नहीं हो रहा है। फिर आती है आपकी कमर। स्पाइनल एक्सटेंसर्स वर्क मोर टू स्टेबलाइज द स्पाइन इन इरेक्ट पोजीशन। यहाँ पे आपके एक्सटेंसर्स काम करते हैं। अगर आपके फ्लेक्सर्स काम नहीं करते तो आप आगे की तरफ झुक जाते, और आप इसलिए एक्सटेंसर्स को काम करवाते हैं ताकि आपकी कमर एकदम सीधी रखे। स्पाइनल फ्लेक्सर्स काउंटरएक्ट एंड बैलेंस द स्पाइनल एक्सटेंसर्स। जो फ्लेक्सर्स है आपके स्पाइन के, वो काउंटरएक्ट करते हैं, मतलब ये दूसरा एक्शन करते हैं जो बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं, ताकि स्पाइनल एक्सटेंसर अपना काम बेटर तरीके से कर सके। फिर है आपका हिप एक्सटेंसर, मेंटेन द हिप इन न्यूट्रल पोजीशन एंड द फ्लेक्सर काउंटरएक्ट ऑन इट फॉर बैलेंसिंग द लिम्ब। पैर के ऊपर आपका हिप फ्लेक्शन जो है वो बैलेंस को क्रिएट करने के लिए फॉर्म किया जाता है, और एक्सटेंसर्स है वो आपको पोजीशन मेंटेन करने में हेल्प करता है हिप की। हिप जो है आपका हल्का लेटरल रोटेटर रहता है, कीप्स द हिप इन स्लाइटली रोटेटेड पोजीशन। एंकल जो है वहां पे एंकल के प्लांटर एंड डोर्सिफ्लेक्शन जो है वो काउंटरएक्ट करते हैं और न्यूट्रल पोजीशन के अंदर आपके पैरों को बना के रखते हैं। टो फ्लेक्सर्स वर्क मोर एंड मेक द बॉल ऑफ द टो ग्रिप इन द फ्लोर। आपके जो पैरों के जो छोटी उंगलियां हैं वो ग्रिप बनाने में काम आती हैं, ताकि आप अपने पैर को, क्योंकि अभी आप चप्पल तो पहन के खड़े नहीं हो, आप हमेशा सीधे ही खड़े हो, तो आपको आपके जो पैरों की उंगलियां हैं वो आपके फ्लोर को टच करके और उसके ऊपर जकड़ बना के खड़े रखती हैं आपको। इंट्रिंसिक मसल्स जो है फुट की, वो आपको स्टेबलाइज करती है कि आप उस पोजीशन को, जैसे आपने दोनों पैर रखे उस पोजीशन में आप ऐसे ऐसे हिलोगे नहीं, आप उसको जमा के खड़े हो सकते हो, ताकि आप अपना पूरा का पूरा बॉडी का वेट जो है वहां से ट्रांसफर कर सको। इस तरीके से आप ये एक स्टैंडिंग पोजीशन एक्वायर करते हैं। बॉडी का हर एक पार्ट अपनी अपनी मूवमेंट करता है। अब आप सीधा खड़े हो जाते हैं, हम कभी सोचते भी नहीं है कि इतनी सारी मसल्स जो है हमें सीधा खड़ा रखने में हेल्प करती है। आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि ये इतनी सारी मसल्स काम कर रही है मेरे को सीधा रखने में, जबकि ये सभी काम कर रही है। सॉरी। उसके बाद में आता है आपके पास में डिराइव पोजीशन, यानी कि खड़े होने से कौन कौन सी पोजीशन निकलती है। Many of the derived position can be derived from the standing by altering the arm। जैसे आपने अपने हाथों को कुछ अलग किया तो वो कोई और derived position बनेगी। ट्रंक को मूव किया तो कोई और derived position बनेगी। लोअर लिंग यानी पैरों को अगर आपने मूव करा तो कोई और डिजाइन की पोजीशन बन जाएगी। These positions can be utilized for different type of exercise, लाइक एक्सरसाइज के लिए, रिलैक्सेशन के लिए या स्टेबिलिटी के लिए। कोई भी चीज आपको करने के लिए ये एक्सरसाइज आपको यूज में आ सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर आप अपना लोअर लिम्ब हिलाते हो, मतलब पैरों की मूवमेंट को चेंज करते हो, स्टैंडिंग पोजीशन जो आपने फंडामेंटल देखी थी उससे अगर आप अपने पैरों की पोजीशन को चेंज करते हो तो कौन कौन सी ऐसी डिफरेंट पोजीशन बनाई जा सकती है। ये है हाई स्टैंडिंग, वॉक स्टैंडिंग, स्ट्राइड स्टैंडिंग, स्टेप स्टैंडिंग, हाफ स्टैंडिंग, टो स्टैंडिंग, क्लोज स्टैंडिंग, फुट एंड ऑन फुट स्टैंडिंग, क्रॉस स्टैंडिंग। ये इतनी सारी पोजीशंस है जिससे आप अपने सीधा खड़े थे, लेकिन अगर आपने पैरों की पोजीशन चेंज करी तो ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस जो है वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। सबसे पहले आता है आपका हाई स्टैंडिंग, स्टैंडिंग ऑन द स्टूल और इन एनी रेज्ड प्लेटफॉर्म। जो आप अगर सीधा खड़े हो, फिर आप किसी स्टूल पर खड़े हो, ये देखो ये बच्चा खड़ा हो गया स्टूल के ऊपर, तो अगर ये स्टूल पे खड़ा हो गया तो ये हाई स्टैंडिंग पोजीशन में आ गया। मूवमेंट एज मेंशन्ड इन द स्टैंडिंग पोजीशन, सेम वही मूवमेंट्स हो रही है जो आपकी स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर हो रही थी। अब आप बोलोगे कि इसमें और स्टैंडिंग पोजीशन में क्या डिफरेंस था। इसमें और स्टैंडिंग पोजीशन में स्टूल का डिफरेंस था, और वो स्टूल का डिफरेंस कैसे है, जैसे आप ग्राउंड पे खड़े रहते हो आपकी बॉडी को डर नहीं है कि आप गिरोगे कभी, लेकिन अगर आप स्टूल पे खड़े रहते हो तो आपकी बॉडी को ये एक डर रहता है कि मैं गिर सकता हूँ। तो आपकी बॉडी जो काम कर रही थी वो उससे 10-20% ज्यादा काम करती है उसी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, कि मैं उस स्टूल से गिरूं नहीं। अब स्टूल के ऊपर आपको कितना बेस मिलता है ये भी डिपेंड करता है स्टूल के साइज के ऊपर। कई बार तो काफी चौड़ा, लंबा चौड़ा स्टूल मिल जाता है, उसमें आपको चिंता नहीं रहती कि आप गिरोगे। कई बार एकदम छोटा सा स्टूल मिलता है, दोनों पैर बड़ी मुश्किल से पूरे आ रहे होते हैं, उस टाइम में आपको पोजीशन बहुत मेंटेन करके रखनी पड़ती है कि जरा सा वेट आगे पीछे हुआ ना तो आप गिरने वाले हो। तो इसलिए आप स्टूल की पोजीशन को हाई स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर लेते हैं, जो कि एक आपकी स्टैंडिंग पोजीशन से निकलती है।
इसका क्या इस्तेमाल है? अपर और लोअर लिम्ब एक्सरसाइज करने के लिए आप देखोगे कई बार हम स्टूल पे चढ़ना उतरना ऐसी एक्सरसाइज करते हैं। टू परफॉर्म हैंगिंग स्विंगिंग द आर्म और लेग्स, इसमें आप अपने हाथ पैर को हिला सकते हो, कहीं लटक सकते हो, मतलब आप स्टूल की हेल्प से कहीं किसी जगह पर लटक सकते हो, कहीं पहुंच सकते हो, आर्म्स को हिला सकते हो, पैरों को हिला सकते हो, इस तरीके की एक्सरसाइज आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल टू टेक सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाइट, मतलब आपको किचन की रैक से कुछ उतारना था, आपकी हाइट नहीं आप पहुंच पाओ तो आपने स्टूल की स्टैंडिंग यूज की, हाई स्टैंडिंग यूज करके आपने वो ऑब्जेक्ट उतार लिया। फिटिंग द फैन, आपको पंखा सेट करना था, अगर आप सीलिंग पे सीलिंग फैन आपको सेट करना था, तो भी आप अपना स्टूल लोगे तो उस टाइम में आपकी स्टूल की हाइट चेंज हो जाएगी, विड्थ चेंज हो जाएगी, किचन वाले की अलग होगी, लेकिन करा तो आपने सब हाई स्टैंडिंग होकर ही। तो बेस पोजीशन तो आपने हाई स्टैंडिंग एक्वायर की और उसके बाद में आप दूसरी पोजीशंस के अंदर चले गए। ये था आपका पहली पोजीशन और पहली डिराइव पोजीशन, यानी पहली पोजीशन थी हमारी स्टैंडिंग, उसकी पहली ड्राइव पोजीशन थी आपकी हाई स्टैंडिंग। दूसरी जो डिराइव पोजीशन है वो है वॉक स्टैंडिंग, ये हम लोग कल देखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इतने में किसी को कोई परेशानी है? नो मैम। हाँ, ये चैप्टर इजी है, मतलब इसमें कुछ खास ऐसे वो नहीं आएगा आपको कि मुझे समझ में नहीं आया,